पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज संस्करण का नया भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों के दुश्मन और जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही। दिल्ली का एक व्यस्त बाजार दरियागंज में स्थित राज पब्लिक स्कूल की घंटी अभी बजी ही थी कि कक्षाओं से निकलकर बच्चे टिड्डी दल की तरह स्कूल के कंपाउंड से गुजर गए मुख्य गेट की ओर लपके। बाहर सड़क पर काफ़ी यातायात था। ठीक उसी समय स्कूल के बाहर सड़क पर से गुजरता सामान से भरा एक टेम्पू इतनी तेजी के साथ लहरा कर मुड़ा कि सामान से भरा एक बंडल ठीक स्कूल के मेन गेट के पास आकर गिरा। झटके के साथ जमीन पर गिरने के कारण बंडल जगह जगह से फट गया और चॉकलेट के कई पैकेट इधर उधर बिखर पड़े। बच्चों ने जैसे ही पैकेट से चॉकलेट निकलते हुए देखी वह सभी खुशी से चिल्ला पड़े, अरे वाह, मुफ्त की चॉकलेट है। देखते ही देखते बच्चों के झुंड उस बंडल पर टूट पड़े। चॉकलेट की बरसात हुई है। आह, यम यम, लूटो लूटो। और पलक झपकते ही बंडल खाली हो चुका था। वाह, मज़ा आ गया। तभी पहरेदार बाहर आता है और बच्चों को डांटने लगता है, अरे रुको, ओह, मुफ्त की चॉकलेट क्या स्वादिष्ट है। यह दृश्य देखते ही चौकीदार उनकी तरफ लपका, अरे अरे बच्चों, क्या करते हो, फेंको फेंको इन चॉकलेटों को। इस प्रकार लावारिस पड़ी चीज़ को खाना खतरनाक है, फेंको। ठीक उसी क्षण वह एक बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। अरे क्या हुआ इसे, कहीं चॉकलेट छीन कर फेंक देने से तो नहीं हुआ? नहीं नहीं। बच्चे की हालत देखते हुए बुरी तरह से उछल पड़ा। आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। हे भगवान, इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। चॉकलेट में जहर था। और निगाह घुमाते ही जैसे उसे सांप सूंघ गया। कुछ पलों तक सन्नाटे की अवस्था में खड़ा रहा, किंतु उसे अगले ही पल उसके कंठ से एक भयानक जबरदस्त चीख निकल पड़ी, खून खून, जहर, चॉकलेट में जहर है। और पागलों के समान वह उन बच्चों की तरफ लपका जो चॉकलेट या तो खाने जा रहे थे या खाना शुरू कर चुके थे। नहीं नहीं बच्चों, चॉकलेट मत खाना, इसमें जहर है, फेंक दो चॉकलेट, मैं कहता हूँ फेंक दो। आनन फानन में ही आसपास से गुजरते बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए और बच्चों के हाथों से चॉकलेट छीन कर फेंकने लगे। फेंको फेंको इसे, इसमें जहर है। जबकि उधर चौकीदार स्कूल के प्रिंसिपल के कक्ष में, गजब हो गया सर, जल्दी चलिए, स्कूल के बहुत से बच्चों ने जहर भरी चॉकलेट खा ली है। क्या? ओह माय गॉड। दरियागंज स्थित पुलिस स्टेशन। हेलो सब इंस्पेक्टर नाथन हियर। क्या? ओह नो, मैं पहुंच रहा हूं। सायरन बजाती पुलिस जीप व पेट्रोल गाड़ियां आंधी तूफान की तरह घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। तत्पश्चात कई एम्बुलेंसों के सायरन भी बज उठे। हताहत बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उस शाम समाचार, टीवी, पत्र, रेडियो इत्यादि संचार व्यवस्थाएं चीख उठी। संध्या दैनिक आतंकवादी कार्रवाई, करीब 700 बच्चे भीषण विष से मारे गए, 1000 की हालत गंभीर। आज के मुख्य समाचार, दिल्ली के कई स्कूलों पर एक साथ एक जैसा जहरीला आक्रमण, बच्चों को चॉकलेट में मिश्रित साइनाइड विष दिया गया। एक समाचार पत्र में आतंकवादियों द्वारा भेजे गए एक पत्र के अनुसार इस कार्रवाई की जिम्मेदारी जेबरा आतंकवादी संगठन ने ली है। दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय उठी। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रत्येक ऐसे स्थानों की जांच की जाने लगी जहां से आतंकवादियों के शहर से बाहर निकलने का जरा भी संदेह था। चारों तरफ नाके लगा दिए गए थे और जगह जगह तलाशी हो रही थी। इधर अफ्रीका एक गुलाम टापू से जनरल टम्टा के आतंकवाद का खात्मा करने के बाद नागराज भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। यहाँ वह एक होटल राज पैलेस के एक शानदार कक्ष में ठहरा हुआ था। गुड मॉर्निंग सर, आपका दूध और आज का समाचार पत्र। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अखबार खोलते ही नागराज की निगाह सुर्खियों पर चिपक कर रह गई। विश्वव्यापी जेबरा आतंकवादी संगठन दिल्ली में सक्रिय, उनका पहला निशाना मासूम बच्चे। लगता है यहाँ भी मैं शांति के साथ नहीं रह सकूँगा। जब तक तो नहीं, जब तक जेबरा का भी आतंकवादी यहाँ जीवित है। तभी नागराज साथ वाले कमरे से आती उठा पटक की आवाज़ें सुनकर चौंक उठा। मेरी छठी इंद्री यह कह रही है कि साथ वाले कमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। और अगले ही पल वह अपने कक्ष की खिड़की से निकलकर साथ वाले कक्ष की खिड़की की तरफ रेंगता रहा, जबकि साथ वाले कमरे में जेबरा से गद्दारी करके कोई जीवित नहीं रह सकता। 3-4 बदमाश एक व्यक्ति को वहाँ पीट रहे थे। बस गंजे, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दो। नहीं। गंजा टोनी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। चल टोनी, तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों के पहुँचा दे। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। और अगले ही पल गंजे ने उसे 15वीं मंजिल से नीचे उछाल दिया। हा हा हा। किंतु नागराज ऐसे हादसे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था।
नागराज के हाथों ने हरकत दिखाई। नाग रस्सी गिरते हुए टोनी के शरीर से चिपट गई और उसे वापस ऊपर खींचने लगी। गंजे ने जब यह अविश्वसनीय दृश्य देखा तो उसने रिवॉल्वर निकालकर नाग रस्सी पर कई फायर झोंक दिए, लेकिन हड़बड़ाहट में सभी निशाने चूक गए। इससे पहले कि वह कोई और फायर कर पाता, ओह सांप! सांपों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसके बाद नागराज ने उसे और शैतानी करने का अवसर नहीं दिया और खिड़की से अंदर आते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार प्रहार किया। गंजे के तीनों साथी नागराज को यूं एकाएक खिड़की पर प्रकट होते हुए देखकर जड़वत हो गए। फिर जब वे सोचने समझने लायक हुए तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाली और नागराज पर दमादम गोलियां चलाने लगे। काश बेचारे जानते कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता, जानने के लिए पढ़े नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज। और शीघ्र ही उन्हें इस कटु सत्य का एहसास हो गया। पूरे हो गए तुम लोगों के अरमान, अब मैं कुछ करता हूँ। इतना कहते ही नागराज उन पर टूट पड़ा। पहले तो अपने यह खतरनाक खिलौने इधर दे दो। नाग रस्सी की मदद से नागराज ने तीनों के रिवॉल्वर झटक ली और अब नागराज ने उन तीनों चारों पर अपने हाथों से जोरदार प्रहार की। मानवता के दुश्मनों का दुश्मन एक बार फिर मानवता की खातिर लड़ रहा था। जब वह इस कार्य से निवृत्त हुआ तो खिड़की से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। नागराज खिड़की की तरफ लपका। लगता है गोलियों की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को बुला लिया है। टोनी प्यारे, जल्दी यहाँ से निकल चलो वरना पुलिस रोक लेगी। चलो। टोनी शीघ्रता से खिड़की पर लटकने की कोशिश करने लगा, लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया और स्वयं भी खिड़की से नीचे उतर आया। इधर से नहीं प्यारे, इधर से हवा में उड़कर जाएंगे। उस पार सामने वाली बिल्डिंग तक। क्या? अरे भाई, मरना ही था तो बचाया क्यों था? और इस बार नागरस्सी सामने वाली इमारत की छत की मुंडेर पर लिपट गई। चलो चुपचाप मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और कसकर पकड़ना। टोनी को नागरस्सी से पीठ पर बांधकर नागराज नागरस्सी पर झूल गया और फिर सड़क को पार करते हुए उसने सामने वाली इमारत पर पांव जमा दिए और फिर नागराज तेजी से ऊपर उठने लगा। छत पर पहुंचने के बाद नागराज ने अपनी बेल्ट खोली और उसे एक और कोट में बदलने लगा। प्यारे भाई, आंखें खोलो, क्या हम जिंदा हैं? उस इमारत से नीचे उतरकर दोनों एक टैक्सी में सवार हो गए। दोनों अब पुराने किले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों पुराने किले के एक निर्जन खंडर में थे। हाँ प्यारे, अब सीधे मुझे जेबरा के बारे में बता रहे हो या तुम्हारी भी अकल दुरुस्त करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम नागराज हो, आतंकवाद के दुश्मन। जेबरा संगठन एक खतरनाक आतंकवादी गिरोह का नाम है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। विश्व है, बम विस्फोट से मासूमों की जिंदगी ले लेता है। रुपया इनका ईमान धर्म है। इस समय ये लोग विदेशी सहारे पर देश में तोड़फोड़ व आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जेबरा का एक खास आदमी चीता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तब पुलिस को इसका सबक सिखाने के लिए बच्चों की हत्या हुई। लेकिन तुम इनके विरुद्ध कैसे हो गए? इसकी भी एक कहानी है नागराज। मुझे संगठन ने अप्पूगर में बम फेंकने का काम सौंपा था। उस दिन जेबरा का एक आदमी मुझसे मिला। टोनी, तुम्हें आज यह बम अप्पूगर में बच्चों की भीड़ पर फेंकना है। मैंने अपना काम निपटाया। सैकड़ों बच्चे वह बड़े उस बम कांड में मारे गए थे। चारों तरफ एक भयंकर चीख और चित्कार मची हुई थी। मैंने अपना काम किया और मेहनताना लिया। तुम्हारा काम हो गया, शाबाश। यह लो 1 लाख रुपया। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो घर के आगे लगी भीड़ को देखकर मेरा माथा ठनका। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के साथ मेरी मासूम 30 वर्षीय पिंकी और राहुल भी उसी बम विस्फोट में मारे गए। मुझसे हमेशा के लिए छीन ले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, राहुल, सुनीता, मेरे बच्चों, उफ, हे भगवान, यह क्या हो गया है प्रभु। मैंने अपने ही हाथों से मना हरा कर संसार उजाड़ दिया। उस दिन के बाद मुझे अपने साय से भी नफरत हो गई। मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन मरने से पहले जेबरा सहित उसके पूरे संगठन का सफाया कर देना चाहता था। तुम कातिल हो, तुमने सैकड़ों घरों की रोशनी लूटी है। आज तुम्हारे घर में अंधेरा हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, अपने मासूम बच्चों के खूनी हो तुम, बीवी के हत्यारे हो। नहीं नहीं। टोनी को उसकी अंतरात्मा हमेशा कोसती रहती थी। मैंने कसम खाई, मैं यह घिनौना काम छोड़ दूंगा और जेबरा से अपने बीवी बच्चों की मौत का बदला लूंगा।
तब मैंने 2 अन्य सदस्यों से ज़ेब्रा के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो तुम जानना चाहते हो उसका परिणाम जानते हो? हाँ, मौत, लेकिन मेरी नहीं, उस शैतान ज़ेब्रा की। और तभी से संगठन को मेरी तलाश है। इसका मतलब ज़ेब्रा तक पहुँचने का रास्ता तुम भी नहीं जानते। ज़ेब्रा तक हमें केवल चीता ही पहुँचा सकता। चीता, हाँ चीता, ज़ेब्रा का दाहिना हाथ है वह। दिल्ली की सर्वाधिक सुरक्षित तिहाड़ जेल में वह कैद है। टोनी, भारत मेरी मातृभूमि और मैं अपने देशवासियों को ज़ेब्रा के आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के बाद ही दिल्ली से जाऊंगा। तो फिर आओ मेरे साथ। नागराज, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दोनों किले से बाहर निकल गए। फिर वे एक टैक्सी में सवार तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ रहे थे। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तुम क्या जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, तो अपने दूसरे साथी से सुना है। जेल से कुछ दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। नागराज, तुम करना क्या चाहते हो? मैं चीता को जेल से निकालना चाहता हूँ। नागराज की बात सुनकर टोनी आश्चर्य में उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो नागराज? यह संभव है? क्यों? नागराज, इस जेल की 20 फुट ऊंची चारदीवारी के ऊपर दिन रात सिपाहियों का पहरा रहता है। और तुम्हारी मंजिल है वह टावर जिसकी कोई सीढ़ी नहीं है। उसकी छत पर ही कहीं कुख्यात कैदी को 4 स्टेन गनधारियों की निगरानी में रखा जाता है। चारों 1 महीने तक ऊपर रहते हैं। 1 महीने के बाद क्रेन की सहायता से दूसरे 4 सिपाहियों को ऊपर भेजकर उन्हें नीचे लाया जाता है। सिपाहियों व कैदियों का खाना भी रोज ऊपर रस्सियों द्वारा भेजा जाता है। अगर हम टावर की छत पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच जाए तो टावर के ऊपर अनाधिकृत उड़ान भरते किसी भी हेलीकॉप्टर या विमान को ये मशीन गन द्वारा गिरा सकते हैं। हो, इसका मतलब टावर के ऊपर मशीन गन भी है। हाँ। फिर दोनों एक टैक्सी में सवार हो गए। बहुत सुरक्षित जेल है। हाँ, तो तुमने चीता को छुड़ाने का विचार त्याग दिया? जवाब में नागराज मुस्कुराया और बोला, मैं आज ही चीता को जेल से बाहर निकालूंगा। क्या? रात के 1 बजे नागराज का हेलीकॉप्टर तिहाड़ जेल के आसपास दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा था। तुम हेलीकॉप्टर में ही मेरा इंतजार करना। ठीक। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर जेल से थोड़ी दूर मैदान में उतरा और नागराज चल पड़ा एक और खतरनाक मिशन पर। जैसे ही चारदीवारी के ऊपर घूमते सिपाही एक दूसरे के से विपरीत दिशा में जाने लगे, नागराज भागकर दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर रेंगने लगा। कुछ ही क्षणों में वह दीवार के ऊपर पहुंच गया था और फिर वह जेल की अंदर दीवार पर रेंगने लगा। ओह, सिपाही के टहलने से पहले मुझे नीचे पहुंचना होगा, नहीं तो व्यर्थ का हंगामा होगा। दीवार से नीचे उतरकर उसने वहीं रुक जाना पड़ा। उफ, यह सर्च की रोशनी सारे मैदान में घूम रही है। इससे बचकर ही टावर तक पहुंचना होगा। कुछ देर वहीं रुककर वह सर्च लाइट के तारे की गति व दिशा का अध्ययन करता है और 10 इस बार जैसे ही दायरा उसके सामने से निकला, उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। 25 गिनने तक मुझे जीप तक पहुंचना होगा। सर्च लाइट का दायरा नागराज की तरफ आया, किंतु बाल बल बचा। नागराज सुरक्षित जीप के नीचे पहुंच चुका था। सर्च लाइट के आगे निकलते ही नागराज जीप के नीचे से निकला और टावर की तरफ भागा। टावर के नीचे पहुंचकर टावर पर रेंगना खतरनाक हो सकता है। शायद कोई अलार्म छिपा हो। उसने अपनी कलाइयाँ ऊपर की और उनसे नागरसियाँ निकलकर ऊपर उड़ चली। नागरसी टावर के ऊपर मशीन गन से उठ गई और नागराज ऊपर उठने लगा। टावर पर सावधान खड़े सिपाही इस आश्चर्यजनक घटना से बेखबर थे और अगले ही क्षण एक बिजली सी चमकी और नागराज की कलाइयों ने अपना कर्तव्य दिखाया। और उस चमक के समाप्त होते ही बेहोश हो चुके थे 3 सिपाही और नागराज चौथे सिपाही पर बरस रहा था। बता, चीता कहाँ कैद है? नागराज की खैर ढाती आवाज़ ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ इस जाल के नीचे कैद है वह। चाबी कहाँ है इसकी? जेलर के पास। इस बीच नागराज की चमकदार आंखें और चमकी और उसे सम्मोहित कर चुकी थी। अब तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आधे घंटे बाद जब होश में आओगे तो सब भूल चुके होगे। और फिर वह लोहे के जाल की तरफ लपका। इस जाल को बाहुबल से ही उखाड़ना होगा। उफ, बहुत मजबूत जाल है, किंतु वह नागराज के सामने टिक न सका। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उफ, गुप अंधेरा है, किंतु मैं तो अपने नाग नेत्रों से द्वारा अंधेरे में भी देखने में सक्षम हूँ। नागराज की निगाहें चीता को तलाशने लगी। चीता, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। तभी चीता की आवाज़ उस अंधेरे को चीरते हुए सुनाई दी। कौन है वहाँ? मैं यहाँ हूँ। नागराज उसके पास पहुँचा। क्या तुम ही चीता हो? हाँ, ज़ेब्रा ने मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा। ओह,
तो जल्दी करो ना। नागराज ने जंजीरें पकड़ी और एक झटके में उन सभी को तोड़ दिया। बारी बारी से बाजुओं की मदद से उसने दीवार से उन्हें उखाड़ दिया। कमाल का बलशाली है। और चीता जंजीरों की कैद से मुक्त हो गया। अंधेरे में भी कैसे काम कर रहा है। जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। दोनों ऊपर पहुंचे। यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे हम? चुपचाप देखते रहो। नागराज ने कलाइयों से नागरस्सी छोड़ी। अकेले ही सब सिपाहियों को बेहोश कर दिया। बिना हथियार के और यह मूर्ति बना कैसे खड़ा है। नागरस्सी 4 दीवार एक साथ बने। सर्चलाइट टावर से लिपट गई। ओह, मैं कहाँ हूँ? यह मुझे क्या हो गया था? चीता, हम इस रस्सी के सहारे जेल की 4 दीवार तक जाएंगे। और तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इस बीच चीता द्वारा जुड़े जाने से सिपाही का सामान टूट चुका था। चीता नागरस्सी को पकड़ लपट गया। अरे, ये दोनों को उन्हें नहीं रोकना होगा। जरा सावधानी से जाना चीता, रस हाथ से न फिसल जाए। अजीब सी गिलगिलाहट सी रस्सी है यह। नागराज भी चीता के पीछे नागरस्सी पर लपट गया। उस सिपाही से बेखबर जिसने उन पर मशीन गन तान दी थी। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ओह, लगता है सिपाही होश में आ गया है। इसने यह रस्सी वहाँ तक कैसे बांधी? जादू लगता ही है। दोनों को रुकता न देख सिपाही ने मशीन गन का मुख खोल दिया और तड़ातड़ उन पर गोलियां बरसा दी। ओह, वह मशीन गन चला रहा है। मुझे चीता को अपने आड़ में रखना होगा। गोली की आवाज़ से चीता हकलाना हो रहा था। बाप रे, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। किंतु गोलियां यहाँ तो इधर उधर से निकल रही थी या नागराज के शरीर से टकरा कर बेकार हो रही थी। क्यों महंगी गोलियां बर्बाद कर रहा है यह? परंतु दूसरी तरफ गोलियों की आवाज़ से सारी जेल में भगदड़ मच गई थी। अरे, क्या हुआ? ये गोलियां क्यों चल रही है टावर पर से? कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। खतरे का सायरन बजाओ। ऊपर सर्च लाइट की रोशनी डालो। तभी सर्च लाइट का प्रकाश उनकी तरफ घूमा और वे रोशनी से नहा गए। उफ! सर्च लाइट टावर पर खड़े सिपाही अब उनके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। आने दो इन्हें, जैसे ही नीचे आएंगे तो वो चलेंगे। इधर चीता ने जैसे ही अगला हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नज़र नाक के मुंह पर पड़ी। अरे बाप रे, सांप! मैं तो मर गया रे। किसी ने सही कहा है, सांप को अचानक देखने से बड़े बड़े सुरमाओं की आँख खिसक जाती है। किंतु नागराज हरदम सतर्क रहता है। उसने लपक कर चीता को बाहों में भर लिया। डरो मत और मुझे कसकर पकड़ लो। जेलर भी अब तक टावर पर पहुंच चुका था। हम भाग नहीं सकते। स्वागत की पूरी तैयारी है। आओ बेटा। त्याड़ से भागोगे किंतु उससे उन्हें पकड़ने की इच्छा जेलर के मन में ही रह गई। नागराज की करारी लात ने उसे टावर के नीचे दीवार पर उछाल फेंका और इससे पहले कि बाकी सिपाही कुछ कर पाते, नागराज चीता उन पर कहर बनकर टूट पड़े। किंतु जेल में सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सब टावर को घेर रहे थे। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। समय बर्बाद किया तो हो सकता है बाहर से भी सहायता आ जाए। भागना ही बेहतर रहेगा। इधर चीता भी सोच रहा था, अतः उसने टावर से छलांग लगा दी और नागराज यह देखकर दंग रह गया कि न केवल वह सही सलामत जमीन पर पहुंच गया बल्कि एक तरफ भाग भी रहा था। यह तो वाकई में चीता की तरफ फुर्तीला है। फिर नागराज भी वहाँ नहीं रुका। सिपाहियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। नागराज चीता के पीछे झाड़ियों में विलीन हो गया था। और जिस समय पुलिस की पेट्रोल जीपें उन्हें सड़कों पर खोज रही थी, वे हेलीकॉप्टर में बैठे अभेद कहीं जाने वाली उस जेल से बहुत दूर जा चुके थे। चीता किंग जेब्रा के आदेशानुसार हमें तुम्हें जेल से छुड़ाना था। अब तुम हमें अड्डे तक का रास्ता बताओ तो हम तुम्हें सुरक्षित वहाँ छोड़ देंगे। जरूर दोस्त। हेलीकॉप्टर सूरज कुंड की निर्जन पहाड़ियों को ले चलो। शीघ्र ही हेलीकॉप्टर एक निर्जन पहाड़ी स्थल पर मंडरा रहा था। टोनी, यहाँ पर 2 चक्कर सीधे लगाकर 1 चक्कर उल्टा काटो और फिर 3 बार लाइट ऑन ऑफ करो। तभी तुम यहाँ पर सही सलामत उतर सकोगे। टोनी ने वैसा ही किया, जो कि शायद कोई गुप्त संकेत था। जवाब में नीचे से कोई लाल रोशनी दिखाई दी। फिर नीचे रोशनी में नहा एक हेलीकॉप्टर नजर आने लगा। टोनी, रास्ता साफ है, हेलीकॉप्टर उतार दो। टोनी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ ही देर बाद वे तीनों एक अंधेरे के हाल में खड़े थे। यह अंधेरा क्यों है? बॉस, किंग जेब्रा के आते ही यहाँ रोशनी हो जाएगी। और तभी रोशनी के साथ किंग जेब्रा हॉल में प्रकट हुआ। आओ नागराज। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और यकीन मानो कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो
होटल राजत पैलेस पर मेरे आदमियों से मुठभेड़ की बात से यहाँ तक पहुँचने तक की तुम्हारी कोई गतिविधि मुझसे छुपी नहीं थी। तुमने अपनी मौत को स्वयं अपने घर आने का निमंत्रण दिया है जबरा। मैंने कसम खाई है कि तुम जैसे आतंकवादी को चुनकर मारूंगा। नागराज यह बदला हुआ रूप देखकर चीता को जैसे होश उड़ गई। किंग, मैं कुछ समझा नहीं। इसने तो आपके कहने पर मुझे जेल से छुड़ाया। तुम मूर्ख हो चीता। इस शख्स ने केवल हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए इस गद्दार टोनी से मिलकर तुम्हें जेल से छुड़ाया, वरना यह तो हम जैसे लोगों का पक्का दुश्मन है। नागराज, और सुनो, मुझे अब से 1 घंटे बाद लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है। मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। इसे इस काबिल न छोड़ना कि यह अपनी कसम याद रख सके। यह सुनते ही चीता नागराज पर छलांग लगा देता है और उन दोनों में एक ज़बरदस्त टक्कर होती है। इस बीच ज़ेब्रा वहाँ से निकल चुका था। नागराज की धुआंधार वारों से चीता बेदम हो चुका था। हाँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ ज़ेब्रा के बदले छोड़ सकता हूँ। मुझे उस तक पहुँचने का रास्ता बता दो। फिर चीता उसे सब कुछ बताता चला गया। क्रोधित नागराज ने अपनी दोनों खड़ी उंगलियों का वार उसकी आंखों पर किया। जा नीच, अब तक पुलिस नहीं आ जाती, अंधेरे में ही भटकता रहे। नागराज टोनी के साथ दीवार की तरफ बढ़ा और उसने चीता द्वारा बताया गुप्त बटन दबा दिया। फलस्वरूप दीवार में मार्ग नजर आने लगा। दोनों आगे बढ़ चले। उस गलियारे में बढ़ते हुए दोनों हेलीपैड तक पहुंच गए, जहां उनका हेलीकॉप्टर ज़ेब्रा के आदमियों के कब्जे में खड़ा था। टोनी, कहीं चीता ने हमें गलत कोड तो नहीं बता दिया? हम तब भी इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही दोनों को रुकना पड़ा। अपना कोड बताओ। टोनी ने कोड बताया। कोड सुनते ही वे संतुष्ट हो गए और अगले ही क्षण दोनों हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश में उड़ रहे थे। टोनी, सड़क की तरफ बढ़ो, अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। कुछ ही दूरी पर ज़ेब्रा की कार आंधी तूफान की तरह दौड़ी जा रही थी। कल सारे संसार में यह खबर फैल जाएगी। बुलडॉग विलियम व सीमैन जैसे दिग्गजों का खात्मा करने वाला नागराज ज़ेब्रा के दाएं हाथ चीता के हाथों मारा गया। बेचारा नागराज अपनी कसम पूरी ना कर सका। अरे, यह कार क्यों हिल रही है? अरे, यह तो हवा में उड़ रही है। और सच्चाई यह थी, यह चमत्कार उन अनगिनत सांपों का था जो नागराज के जिस्म में वास करते थे। और अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए उत्तेजना भरी थी। दरियागंज पुल पर ज़ेब्रा का बेहोश जिस्म टंगा हुआ था और उस पर यह पोस्टर लगा हुआ था, यह आतंकवादी गिरोह का सरगना ज़ेब्रा है जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्या की है। अब मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। नागराज, किसी ने यह दृश्य देखते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले ही ज़ेब्रा क्रोधित भीड़ का शिकार बन चुका था। लोगों ने पत्थर मार मार कर उसे जान से मार डाला था। इधर नागराज के कहने पर टोनी एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट होता। हेलो कमिश्नर साहब, खोकार आतंकवादी ज़ेब्रा के ठिकानों का पता नोट कर लीजिए। और पता बताने के जब वह बूथ से बाहर निकला तो नागराज का कहीं पता न था। ओह नागराज, तुम दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। अपराध के खिलाफ तुम्हारी इस जंग का एक सैनिक मेरे रूप में अभी भी यहाँ मौजूद है। मैं कसम लेता हूँ कि मेरे रहते दिल्ली में अब कोई नया ज़ेब्रा सिर नहीं उठा सकता है। और यह अंक यहीं समाप्त होता है दोस्तों।